साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आज आपका जो मुद्दा रखा है, जो टॉपिक रखा है, वो टॉपिक है आज़ादी से भुखमरी तक और भुखमरी से बेरोजगार तक विकास। आप इस चीज को अगर अपने जीवन में आकलन करेंगे तो आपको स्वतः सारी चीजें संज्ञान में आएंगी। मेरा जो यह लाइव आकर के बोलने का मकसद है, उद्देश्य है, यह सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने मात्र से। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करता, अपितु उनकी व्यवस्थाओं पे, जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका सिस्टम है, उसके प्रति आवाज उठाता हूं और आप लोगों को उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत आगाह करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और हम ये चाहते हैं कि हम सभी एकत्रित होकर के, संगठित होकर के अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के बैनर तले या हमारी पार्टी विश्व शक्ति पार्टी के बैनर तले इकट्ठा होकर के अपने हक की लड़ाई लड़े। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य है। मैं जितनी भी बातें आप लोगों के सामने रखता हूं, वह कहीं न कहीं से कुछ न कुछ निकालता हूं, जो आप लोगों के सामने परोसने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ सकें और इस लड़ाई को आप स्वयं लड़ सकें। जैसे कि मैंने आपको टैगलाइन में दिया है, आज़ादी से भुखमरी तक और भुखमरी से बेरोजगारी तक। यह सफर हम लोगों का बहुत ही दुखदाई पूर्ण, कठिनाई पूर्ण अब तक रहा। और साथ में आपसे निवेदन है कि अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हम उस स्ट्रगल में कहीं न कहीं अपने आप को अकेले पाते रहे। चर्चा की शुरुआत हम 1905 से करेंगे। 1905 में स्वदेशी से स्वावलंबन एक नारा दिया था लोकमान्य तिलक जी ने। और 1905 से 1911 तक लाला लाजपत राय भी साथ में थे। उसके बाद महात्मा गांधी, बहुत सारे क्रांतिकारी साथ में जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और प्रगति के रास्ते पे हम प्रशस्त होते चले। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, वह आंदोलन जो था हमारा दो धड़े में बटा था। एक धड़ा था जो संपूर्ण आजादी चाहता था और दूसरा धड़ा था जैसे लाला लाजपत राय का जो धड़ा था, इसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, तमाम क्रांतिकारी थे। ये पूर्ण रूपेण आजादी चाहते थे। और दूसरा धड़ा था मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स। हालांकि इनका नाम सम्मान से तो नहीं लेना चाहिए, इन्होंने जो देश के साथ में किया, लेकिन विडंबना ये है कि हम लोगों को जो पढ़ाया गया अब तक, वो हमारे जो दिमाग में प्लांट कर दिया गया, उसके अनुसार जो है हम वही बात कर रहे हैं। तो नेहरू एंड अदर्स ये चाहते थे, सरकार चाहते थे कि किसी तरीके से अंग्रेजों से मिलके हमारी सरकार हो जाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ आप सभी को पता है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आजाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद देश भारत को डिक्लेयर किया और आजाद हिंद सरकार बनी, यह मैं पहले पीछे बहुत सारी वीडियो में ये बता चुका हूं।
लेकिन विडंबना कि जो लोग, नेहरू एंड अदर्स, जो सरकार चाहते थे अंग्रेजों के साथ मिलकर के, इन्होंने इस हद तक गिरे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को निरस्त करवा के इन्होंने सत्ता हस्तांतरण का खेल खेल लिया। सत्ता हस्तांतरण और आजादी, स्वतंत्रता, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आसान भाषा में कहें, आजादी का मतलब है कुछ अलग, और स्वतंत्रता का मतलब है कि अपनी व्यवस्था में जीना, और आजादी का मतलब है व्यवस्था को, व्यवस्था के तहत जीना। जबकि इसका ठीक उल्टा है, स्वतंत्र या स्वतंत्रता, उसमें हमारी व्यवस्था होती है, सब चीज हमारा अपना होता है, नियम हमारे होते हैं, कानून हमारे होते हैं, अर्थ हमारा होता है। यही इतना डिफरेंस। लेकिन हम लोगों की आंखों के ऊपर एक चश्मा चढ़ाया गया मोतीलाल एंड अदर्स के द्वारा कि हम आजाद हो गए, जबकि हम डिपेंडिंग कॉलोनी के नाम पे सस्ता हस्तांतरण के तहत हम आजाद हुए। खैर, ये हम आपको बताएंगे, इसका पूरा खेल आजादी का जो पार्ट 2 है उसमें बताएंगे। आज हम सिर्फ आजादी से भुखमरी तक और भुखमरी से बेरोजगारी तक के ऊपर ही चर्चा करेंगे, नहीं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब विडंबना देखिए, जब ये सस्ता हस्तांतरित हुआ, इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके जिले का जो डीएम, जैसे कुछ लोग उसको डीसी बोलते हैं, कुछ लोग जिला कलेक्टर बोलते हैं, कुछ लोग उपायुक्त बोलते हैं, कुछ लोग आईएएस अफसर बोलते हैं। उनकी कुर्सी खाली होती है, बदली होती है, ट्रांसफर होता है, तो दूसरा आकर के कार्यभार संभाल लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो सत्ता हस्तांतरण हुआ, उसमें माउंट बेटन एंड अदर्स की जगह पे मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स आ गए। देश में खुशी का माहौल बना, हम आजाद हो गए, क्योंकि हमारे ऊपर उस तरीके का चश्मा चढ़ाया गया, और नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की जो सरकार थी, आजाद हिंद सरकार, उसको डिसमिस किया गया या गिराया गया या उसको हिडेन कर लिया गया या उसका कैप्चर कर लिया। अब जब इन्होंने आजादी का नौटंकी हम लोगों के सामने रखा, तब इन्हें चाहिए था संविधान, नियम, कानून, पूंजी। इन्होंने क्या किया, 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो अंग्रेजों ने हम लोगों को ऊपर शासन करने के लिए बनाया था, उसको ऐसे मतलब कई जगह से इन्होंने ले करके एक संविधान हम लोगों को ऊपर थोप दिया गया। और उस संविधान के विषय में आप जब चाहें तो बाबा अम्बेडकर जी का बयान पढ़ सकते हैं, जो आज भी आपको गूगल पे उपलब्ध है। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं। हमने, मेरा ये मानना है कि हमारी जनरेशन जितना बदलाव इस देश में देखा, उतना बदलाव आने वाली जनरेशन नहीं देख सकती। हमने बैलों की गले की घंटी से लेकर के ट्रैक्टर के डीजे तक किसान देख लिए। हमने हवाई चप्पल से लेके हवाई जहाज देख लिए, साइकिल से लेके लग्जरी कार तक का सफर देख लिया, सुई से लेके चंद्रयान तक हमने देख लिया, और इसके साथ साथ हमने न जाने कितने बदलाव देखे। लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा इन सब बदलाव के पीछे हमारा भविष्य कैसे बदला जा रहा है, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बदला जा रहा है, हमारे देश का भविष्य कैसे बदला जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास
इन सारी चीजों को समझने, सोचने और आकलन करने का पर्याप्त समय नहीं था। हम लोग इतने व्यस्त होते चले गए। उसका कारण था, और जो कारण था वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण लोग कहते हैं, महंगाई, महंगाई, महंगाई। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और अगली सुबह हमारे जेब में कुछ नहीं होते। यही कारण है कि हम सुबह सो के उठते हैं तो काम धंधे में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारे पास हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे अपने वतन के लिए, हमें अपने देश के लिए सोचने, समझने और आकलन करने का समय ही नहीं होता। खैर, इन चीजों को बहुत अच्छे से राजीव भाई दीक्षित जी आम जन के सामने रखने का प्रयास किया, करते रहे, लेकिन उस देश के कोहिनूर हीरे को इस धरा पे लोगों ने निगल लिया। इस बात को भी अगर इग्नोर करें तो हम पाते हैं कि जिस समय किसान खेत में बैलों के गले में घंटी बांध के खेती करता था, उस समय और आज का किसान जो ट्रैक्टर के ऊपर डीजे लगा के खेती करता है, इस परिवर्तन में ही सारा राज छुपा हुआ है। हवाई चप्पल से हवाई जहाज के सफर का सुहाना सपना दिखाने वाले नेता लोग 1947 से लेकर 2024 तक, अब तक हम लोगों का शोषण, दोहन ही करते रहे। और रिजल्ट क्या हुआ आपके सामने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इनको आपने कई बार सुना होगा कि हमने देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। वाह मोदी जी, कितनी गर्व की बात है। यह आपका भाषण सुनते हैं तो हम आत्मविभोर हो जाते हैं, इतने आत्मविभोर हो जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी को भूखे नहीं मरने देते। लेकिन अगला सवाल होता है, कब तक? जो कब तक का क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर मोदी जी हमें कब तक भूखों नहीं मरने देंगे। लेकिन इसका कोई जवाब अब तक तो हमें नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिल जाए तो जरूर बताने का प्रयास करें। अब आपको ले चलते हैं 1947 में। 15 अगस्त 1947, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, एक अलग मुल्क बना पाकिस्तान, और दूसरा मुल्क बना हिंदुस्तान। अब इस दोनों मुल्क बनने के बाद की सारी घटनाएं इतिहास आपको बयां करती है, बुजुर्ग भी आपको बताए होंगे, क्योंकि अभी ये 100 साल भी नहीं हुआ और 70-80 साल तक के बुजुर्ग जो है वो हमारे गली मोहल्ले गांव में बड़े आसानी से मिल जाते हैं और वो काले दिनों का बहुत अच्छे से व्याख्यान करके, बयान करके हमें समझाते आए। गौर करने वाली बात है कि जब अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब है गोरे अंग्रेज, जब गोरे अंग्रेज यहां से भारत से गए, उस टाइम पे उन्होंने एक सर्वे करवाया और वो सर्वे करवा करके ये जानना चाहा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आंकड़ा उनको 4 करोड़ लोगों का मिला। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि अंग्रेजों ने जानबूझकर यह आंकड़ा कम रखवाया था ताकि उनकी बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो। मान लेते कि में भी हो सकता है। लेकिन 1947 के बाद 1952 में मोतीलाल नेहरू जी ने
उसका सर्वे कराया और उस सर्वे का नाम रखा, आज भी वो चल रहा है, योजना आयोग। और जो उसका सर्वे करने वाले थे वो थे अर्जुन सेन गुप्ता जी। अर्जुन सेन गुप्ता जी ने जब सर्वे किया तो आंकड़े जो उन्होंने सामने रखा सरकार के, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। आज भी आपको वो आंकड़ा नेट से मिल जाए। उन्होंने रखा कि हमारे देश में 84 करोड़ लोग बेरोजगार, भूखमरी और गरीब हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस योजना आयोग पे सरकार लगातार काम कर रही है और बहुत ज्यादा पैसे सरकार करते जा रही है। जब सरकार से पूछा जाए कि आपका जो विकास है वह कहां है, इसका जवाब दो। बेरोजगारी क्यों बढ़ी, भूखमरी क्यों बढ़ी? आपको ध्यान होना चाहिए, जब, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो योजना आयोग इंदिरा गांधी के समय में हुआ था सर्वेक्षण, तो जब ये योजना आयोग की रिपोर्ट आई थी उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 115 करोड़ थी, जो आज दो 140 करोड़ के लगभग। और हर 5 साल में इस योजना आयोग पर काम किया जाता है, लगातार हो रहा है। हमारे आपके द्वारा दिए गए टैक्सों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी यह कम होने की बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज अगर मोदी जी के आंकड़े को हम मान लेते, सच मान लेते, जो मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, तो आपको जान के हैरानी होगी, अगर हम देश की जनसंख्या को 80 140 करोड़ मान लेते हैं तो लगभग लगभग 57% लोग, सरकार स्वीकार कर रही है कि 57% लोग भूखमरी, या ये कहें उनको सरकार की अनुदान की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों? 76 साल आजादी के बाद भी आखिर हम ऐसे किस हालात में, ऐसा क्या चूक हुआ कि और देश में समृद्धि आई, लेकिन ठीक इसका उल्टा हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी आई। दोस्तों, विचार करने की बात यही है। आज आप यूरोप में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, नॉर्वे में चले जाएं, स्वीडन में चले जाएं, बकायदा इन कंट्रियों में जनसंख्या वृद्धि के लिए सरकार प्रोत्साहित करती है। बड़े बड़े मोटे मोटे बुक बना करके उनको बांटा जाता है, पंपलेट बांटा जाता है। छोटे छोटे देश हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर पूरा अलमा लगा हुआ है कि जनसंख्या कंट्रोल करिए। मुख्य राज आप यहीं से समझिए, इसका जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या कंट्रोल। क्यों है? अब इसको आप समझिए। एक व्यक्ति को भोजन करने के लिए एक मुंह ऊपर वाले ने दिया हुआ है, लेकिन काम करने के लिए 2 हाथ और 2 पैर दिया हुआ है। और एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना खाता है, जिस दिन इस धरातल पे
पहली बार वो किलकारी मारता है, तब से लेके और जिस दिन वो अंतिम सांसों तक सफर पूरा करता है, तब तक अगर एक आदमी का कैलकुलेशन करेंगे तो जोर लगा के लगभग 5 टन वह खा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर उत्पाद पे आप आएंगे तो कई टन, मतलब उसका कम से कम 20 से 25 टन उत्पाद वो कर सकता है, 25 से 30% अधिक। तो बेरोजगारी कैसे? क्योंकि सरकार ने हर हाथ को हुनर, हर हाथ को काम देने के बजाय सरकार ने आम आदमी को दो तरीके से कंट्रोल किया। पहला, जनसंख्या कम हो, और दूसरा, नए नए योजना बना करके बबल गम देना कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। इस बात को इनडायरेक्टली हमारी सरकारें स्वीकार भी करती हैं। जबकि अगर 1947 के बाद इन 76 सालों में आप और देश, जिन देशों का मैंने नाम लिया, अगर उनकी बात करें, उनके यहाँ बेरोजगारी और भुखमरी कम हुई। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या कंट्रोल करने के बावजूद भी भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती गई। क्योंकि अगर कोई सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत पूरे विश्व में लागू होता है और पूरे विश्व का सिस्टम उस सिद्धांत को फॉलो करता है। अगर ये सिद्धांत की जनसंख्या ज्यादा हुई, हम बेरोजगार हुए, हम भुखमरी के कागार पे आए, अगर यह सिद्धांत हिंदुस्तान के लिए सही है तो यह सिद्धांत अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन के लिए भी सही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह कोई सिद्धांत ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके आंखों के ऊपर एक चढ़ाया गया चश्मा मात्र है। हमारी सरकारें जो हमें बार बार कहती हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हम लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्यों? इसका कारण है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह कारण है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। वो इसलिए है कि हमारा देश हर मुल्क से कर्ज लिया हुआ है, और उस कर्ज की वजह से हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। रुपए की औकात धीरे 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 कम होते चली गई कंडीशन के अनुसार। हमारे जो संसाधन है वो सीमित दायरे में किया जा रहा है। क्योंकि जैसे स्वीडन, नॉर्वे, इस ये और जो कंट्रियां हैं, इन कंट्रियों में क्या है कि 8 8 9 9 महीने तो इन्हें सूर्य नहीं दिखता। जमीनों को ऊपर 6 6 महीने बर्फ जमी होती है। तो ऐसी स्थिति में वो सरवाइव कैसे करें? तो उनको एक बैसाखी चाहिए। और ये जो चल रहा है सिस्टम, ये इसीलिए चल रहा है कि हमारे संसाधनों को उपयोग करे। क्योंकि सत्ता हस्तांतरण हुआ है, स्वतंत्रता नहीं। वो जैसे चाहेंगे वैसे हमारे देश का हर संसाधन इस्तेमाल करें। दूसरा जो मुख्य कारण है वह यह है कि जो हमें इस तरह से ढाला जा रहा है कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से हम पीछे चले जा रहे हैं, और हम लोग उसको स्वीकार किए बैठे हैं। यह भी हमारे ऊपर हावी हो गया, जबकि सत्यता इससे बहुत दूर है। तीसरी बात, अगर सरकार ये कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, यानी देश की जनसंख्या का 57.1
4-5 आएगा लगभग, कैलकुलेट करके निकाल लेना। इतने लोगों को अगर सरकार राशन उपलब्ध करा रही है, तो बाकी जो लोग बचे लगभग 60 करोड़, उसमें इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया, मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग निम्न वर्ग में कुछ तो ऐसे भी हैं जो योजनाकारों का जो रिपोर्ट है, अभी आपको बताया अर्जुन सेन गुप्ता वाली रिपोर्ट में, उन्होंने तो इतना तक बता दिया है कि भारत की जनसंख्या में इतने परसेंट, लगभग 10% लोगों के पास डेली के खर्च के लिए 50 पैसे नहीं। और आप सपने देख रहे हैं कि हम आजाद हैं। धिक्कार है इसी आजादी। अगर हम आजादी के टाइम पे 4 करोड़ भुखमरी और बेरोजगारी की तरफ पे गरीब लोग थे, आज 80 करोड़, यानी लगभग 20 गुना अधिक हो गए। और देश की जनसंख्या की बात करें, तो जब हमारे देश के आजादी का बिगुल बजा था, ये कथित आजादी, उस टाइम पे लगभग हम 32 से 33 करोड़ थे, और आज 140 करोड़ है, यानी 4 गुना। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 4 गुना। बेरोजगारी कितनी बढ़ी? 20 गुना। सरकार कितना काम कर रही है? अनलिमिटेड। पैसे कितना खर्च कर रही है? कोई हिसाब नहीं। आखिर ये कैसे हो? ये कितना बड़ा सवाल है, और इसे हमें आपको समझना होगा। अब इसको आप समझिए। चलिए हम अगर ये मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने उस टाइम पे अपने रिपुटेशन को बचाने के लिए 4 गुना, सॉरी 4 करोड़ का जो आंकड़ा दिया, वो गलत था। और 1952 में जो रिपोर्ट कराई गई वो 16 गुना था, 16 करोड़ था। तो 1952 में जनसंख्या भी बढ़ी होगी हमारी। और आज वही जनसंख्या 140 करोड़ में है, और 16 करोड़ का अगर मान लेते हैं, तो 16 × 85 5 गुना बेरोजगारी बढ़ गई, जबकि जनसंख्या कितनी बढ़ी हमारी? 4 गुना। तो आप इस चीज का आकलन कीजिए कि जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ी है, उससे अधिक बेरोजगारी बढ़ी। और अगर आप मध्यम वर्ग और बेरोजगारी के लिस्ट को जोड़ लेते हैं, ये लगभग आपको 80% पे जाके मिलेगा। क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मध्यम वर्ग लोगों का जो आकलन है सरकार के पास, वह डेटा गलत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने देश का विकास की कल्पना करते हो, आप ऐसे स्थिति में अपने देश को स्वतंत्र मानते हो, यह कैसे संभव है? हम लोग आने वाले समय में असहाय हो जाएंगे, चाहे मिडिल वर्ग हो, चाहे मध्यम वो निम्न मिडिल वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग। क्योंकि देश में अमीरों की जो जनसंख्या है वो 1 से 2% ही है। बाकी सभी इसी वर्ग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। और आप परिकल्पना किए बैठे हो ये चीजें ऐसे। जहांगीर ने एक गलती की थी जिसका भुगतान हमारे देश ने 200 साल तक किया था, और हम गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं। विडंबना देखिए, जिस देश की सरकार को जॉर्ज सोरोस के इशारे पे बनाया जाता है, ईवीएम मशीन को मोहरा बनाया जाता है, पार्टियां बांट बांट के सत्ता में आती हैं, उस देश में आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हैं, ये आपको स्वयं को आकलन करने की आवश्यकता है। आपको जगाने के लिए कोई राजीव भाई दीक्षित, कोई राजू मिश्रा, कोई गंगा राम तिवारी जैसे व्यक्ति बार बार बिगुल नहीं बजाते रहे। अभी आपने
4 जगह का इलेक्शन भी देखा। जम्मू कश्मीर, हरियाणा प्रदेश, मुंबई और झारखंड। कितनी बारीकी से समझौता हुआ और किस तरीके से लोग सत्ता में आए, यह हमें आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। और देशों में, अभी आपने जस्ट देखा, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, वहां ईवीएम मशीन इस्तेमाल नहीं की गई, वहां बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ। लेकिन भारत में जिस चीज को सब ठुकरा देते हैं, वो हमारे भारत स्वीकार कर लेता है। हमने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से इस हद तक गुलाम हो गए कि लाखों क्रांतिकारियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और उनको भगाने में कामयाब क्या हुए कि देश की सत्ता में बैठे चंद गद्दार राजनेता आज तकरीबन 36 कंपनियों, देश की कंपनियों से हमें चारों तरफ से गुलाम बना रखा है। आप परिकल्पना कीजिए, हम जैसे ही सुबह सो के उठते हैं, उसी टाइम से और जब तक हम सो नहीं जाते, तब तक हम अपने घर में सिर्फ और सिर्फ विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सो के उठे, सबसे पहले हम कोलगेट लेकर के जाते हैं ब्रश करने। कोलगेट किसका है? यानी टूथपेस्ट, सॉरी मैं नाम ले रहा हूं कंपनी का, ब्रांड का नाम नहीं लेना। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हम करने जाते हैं, वो किसका है? विदेशी। कौन कंपनी है? हिंदुस्तान लीवर। कभी आपने हिंदुस्तान लीवर के विषय में जाना? नहीं जाना। कौन सी कंपनी है? फला कंपनी। कौन सी कंपनी है? फला। वहां से शुरू किए हम, टूथपेस्ट से शुरू किए, नहाना धोना, साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी विदेशी कंपनी का, शेविंग किट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी विदेशी कंपनी का, अंडर गारमेंट कच्चा बनियान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी विदेशी कंपनियों का, लाली लिपस्टिक से लेकर के सुर्खी बिंदी तक सब विदेशी कंपनी। और आप कल्पना कर रहे हो कि हम आजाद मुल्क में हमारा कुछ भी वजूद नहीं रहा, क्योंकि ये हमारे देश के गद्दार नेता सभी को बुला रहे हैं कि आओ अंग्रेजों, हमें दोबारा से गुलाम कर लो, हमें कमीशन दो, अपना कारोबार यहाँ बैठाओ, देश को लूटो, देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करो, क्योंकि जनता ने हमें चुन के भेजा हुआ है। और यही जनता ने चुन के भेजा हुआ है, यही हमारे ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मे को हमें उतार के फेंकना होगा। और हम, आप कल्पना कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र में हैं। किस एंगल से, किस जगह से, किस तरह से, किस प्रकार से आप लोकतंत्र में हैं? जरा अपने आप को टटोलिए तो सही, आपको सब कुछ पता लग जाए। इससे जो आप सुबह से लेकर शाम तक, और तो छोड़िए, जब आप सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं, गद्दा चदरा तकिया और यहां तक विंडो ऊपर लगे हुए पर्दे तक सब विदेशी। आप इतना तो फील जरूर कर सकते हैं कि मैं विदेश में हूं, लेकिन अगर आप ये फील करें कि मैं अपने स्वदेश में हूं और आजाद हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आजाद हैं। और यही कारण है कि हम बेरोजगार और भुखमरी पे, आलू की चिप्स से लेके टमाटर की चटनी तक विदेशी कंपनियों के आगे भोजन करते हैं हम, वह भी विदेशी है। क्यों? बीज आ रहे हैं बाहर से और आप लेकर के पैदावार के चक्कर में आप बीज रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम अपने देश का खा रहे हैं। कैसे ये संभव? जब हमारे देश में टूथपेस्ट से लेकर के बेडशीट और गद्दा तक विदेश से आ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? हम लोगों के हाथों के हुनर को छीन लिया गया। और जब हाथों में हुनर नहीं रहेगा
आप कैसे सरवाइव करोगे? आपको आज जीता जागता उदाहरण मिल जाएगा। आप अपने गांव में, अपने गली में, जो खानदानी कुछ काम आपको बताता हूं, आप गौर कीजिए इस पे। ये काम कोई जातिवाद या किसी को हीन भावना से देखने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। जैसे गांव में पहले लोहार कास्ट हुआ करती थी, जो कृषि यंत्र बना देती थी, जैसे हल, फावड़ा, कुदाल, दातरी, इन पे सब धार लगाते थे और उनकी अच्छे से गर्म करके पिटाई कर देते थे, यानी जो भी उनका हुनर था वो लगाते थे और उससे काम होता था। आज आपके गांव में अगर लोहार है तो आप जाके देखिए तो 90% लोहार कहेंगे जी हम तो ये काम करते ही नहीं, हमें पता ही नहीं। नाई, बाल काटने वाले, पहले वो गांव में घूम घूम के, गली मोहल्ले में घूम घूम के बाल काट दिया करते थे। आज नाइयों में लगभग 70% नाई आपको मिलेंगे जो ये काम ही नहीं करते। उनकी जगह पे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अच्छे अच्छे सैलून बना दिए। और विडंबना तो ये है कि बाल काटने से लेकर के सेविंग तक के विदेशी कंपनियां हैं जिनके जगह जगह पे लगे हुए हैं, सैलून खुले हुए हैं। अच्छी मोटी रकम आपसे ले लेते हैं बाल कटिंग और दाढ़ी बनाने के नाम पे। कुम्हार होते थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आज कुम्हारों की बस्ती में चले जाओ तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं कि कोई मटका बना दे। 70% लोग नहीं मिलेंगे। और जिनके पास मिले वो कहेंगे जी बाहर से लेके आते हैं बेचने के लिए। यानी परिकल्पना कीजिए कि जब आपके हाथ में हुनर नहीं है तो आप आजाद और स्वदेशी का सपना देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा? भुखमरी ही बढ़ेगी। अब तक हमारे देश में 12 से 13 योजना आयोग की रिपोर्टें आ चुकी हैं। और जितना पैसे उसमें खर्चा हुआ, अगर उस पैसे को उसकी जगह गरीबों को बांट दिया जाता, उनके खाते में दे दिया जाता, तो शायद ये भुखमरी और गरीबी कम हो जाती। लेकिन नहीं। और सरकारें समय समय पे स्वीकार की। एग्जाम्पल के तौर पे 1984 में राजीव गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम गरीबी मिटाने के लिए अगर केंद्र सरकार से 1 रुपए देते हैं तो आम आदमी तक आते आते 90 पैसे पहुंचते हैं, 10 पैसे पहुंचते हैं। यानी 90% लोग खा जाते हैं। और विडंबना देखिए कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य को झुठलाया नहीं या झूठा करार नहीं दिया। अगर किसी ने किया है तो बताना। और आप कल्पना कर रहे हो कि हमें सरकारी नौकरी, रोजगार और भुखमरी से निजात मिलेगी। आने वाले समय में आपका यह टारगेट आंकड़ा बढ़ते जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपको जागना पड़ेगा। आपको अधिक से अधिक स्वदेशी चीजों की तरफ लौटना होगा। आपको अधिक से अधिक अपना संसाधन बनाना होगा। आपको अधिक से अधिक अपने हुनर को निखारना होगा। तभी जाकर के आप इस चीज से निकल पाओगे। अन्यथा आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि सरकार की नीतियां ऐसी। और जब देश में भुखमरी, बेरोजगारी बढ़ती है तो देश का पतन होना तय होता है। और यही कारण है कि हम जो दिन प्रतिदिन पतन के रास्ते पे जा रहे हैं, बेरोजगारी और भुखमरी की तादाद बढ़ रही है, सरकार का कसूर नहीं, कसूर हमारा और आपका है। हमने अपने हाथों का हुनर खोया। हमने अपने वतन की जमीन को खोया। हमने अपने वतन के संसाधन को खोया। हमने अपने वतन से गौ माता को खोया। हमने अपने वतन से यांत्रिक चीजें बनाने का हुनर खोया। तो हमने सिर्फ खोया ही खोया है। और हमारी सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है चाइना की, लेकिन चाइना की सरकार ने हर हाथ को काम इस नीति पे काम किया और चाइना आज पूरे विश्व में हर चीज सप्लाई कर रहा है। क्या हम कर नहीं सकते? हम भी कर सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग मजबूर, आदत से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, हमें दूसरे का अनुकरण करने की आदत बनी हुई है।
एक व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल लेके आए तो हम भी लेके आए। हम कम में सब्र नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों से, इन परिस्थितियों से हमें निकलना होगा और हमारे देश के लिए जागना होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें कुछ सोचना होगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे आपको किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।